हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 31 मार्च 2017। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू और उससे पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। नेक्स्ट इज निक्षय। थर्ड इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017। द नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिफ्थ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। द नेक्स्ट इज उड़ान। 8 is social security benefits. Ninth is VPM 1002 and last is equal pay. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल टू बी डेडिकेटेड टू द नेशन इज इन। तो ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा है हमने। तो हमारा लॉन्गेस्ट रोड टनल ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका आंसर जो है वो है बी, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और 2 अप्रैल को पीएम जो है हमारे इसको नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं। ये 9 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है जो कनेक्ट करता है चेन्नई तो नशरी टनल, ये इन दोनों जगह को ये कनेक्ट करता है। और ये कहाँ पे है? तो NH 44 पे है। जो NH 44 जो है वो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करती है और उस वजह से जम्मू और श्रीनगर का मतलब ये इस टनल की वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 घंटों से कम होगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो 31 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम होने वाला है। और ऐसा भी एक अनुमान जताया गया है कि इस वजह से पर डे लगभग 27 लाख रुपीज़ की मतलब फ्यूल सेविंग्स में बचत हो सकती है। ठीक है, देखिए एक मतलब बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये, पर डे 27 लाख होगी। तो ये एक वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम्स भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो कौन कौन सी है? इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक इसके पूरा अभी देखिए 9 किलोमीटर लंबा अगर इतना बड़ा टनल है तो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, इसलिए एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाई गई है। साथ ही साथ वो क्या करेगा? सर्विलेंस भी होगा। वेंटिलेशन प्रोवाइड की गई है, हर लगभग कुछ 500 मीटर पे ना इस टनल के लिए वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दी गई है। ब्रॉडकास्ट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम एंड एसओएस कॉल बॉक्सेस है एट एवरी 150 मीटर्स। मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसा एक टेलीफोन बूथ काइंड ऑफ है एसओएस में, और वहाँ पे जाके सिर्फ आपको कुछ हेल्प ऐसे या एसओएस इतना कहने पर वो सिस्टम जो है यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इनको इस वजह से अलर्ट पहुँच दिया जाएगा। और ये मतलब बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम द्वारा बनाई गई है। इस वजह से क्या होगा कि पहले तो बात है कि डिस्टेंस कम होगा, पैसे बचेंगे, साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो सकती है इस टनल की वजह से। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज निक्षय? तो निक्षय क्या है? फर्स्ट इज इट इज़ अ नेम ऑफ एनजीओ वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन ओडिशा। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वेब पोर्टल फॉर माइनिंग टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनिंग टेंडर जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक वेब पोर्टल है। नेक्स्ट इज इट इज़ एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग एंड मिसिंग फाइंडिंग द मिसिंग चिल्ड्रन थ्रू खोया पाया। जी, खोया पाया नाम से एक हमारी जो चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड जो है उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया था और जिसके अंदर ये निक्षय है ऐसा हमें कहा गया है, जो बच्चों को जो मिसिंग बच्चों को ढूंढता है ऐसे। एंड लास्ट इज इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ठीक है, तो निक्षय क्या है? तो इसका आंसर है डी, दैट इज़ ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मॉनिटरिंग ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। जी, यहाँ पे ये हमने इसी वेबसाइट से ही लिया है। ये देखिए, निक्षय अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग टीबी पेशेंट। ये क्या था? तो इट इज़ अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग टीबी पेशेंट टू मॉनिटर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। जो हमारा नया प्रोग्राम आया है ना इसके मतलब डॉट्स के लिए पूरा कोर्स पक्का ही रहा, इसके लिए जो नया प्रोग्राम है RNTCP, इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके इसलिए ये निक्षय पोर्टल जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे इसके बारे में और कुछ जानकारी दी गई है, वो भी हम इसमें से जो मेन है ना वो देख लेते हैं। ये जो निक्षय है इसको डेवलप किया गया है NIC द्वारा। ठीक है, और इट यूजेज द हेल्थ फंक्शनिंग एट वेरियस लेवल अक्रॉस द कंट्री इन एसोसिएशन विद सेंट्रल TB डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये याद रखिए, निक्षय जो है वो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मॉनिटरिंग TB पेशेंट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये जो कुछ 2-3 महीनों से ये हैकाथॉन चल रहा है, तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है ये हमें क्वेश्चन पूछा है। सो फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड लास्ट इज इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये जो हैकाथॉन जो है 2017 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी,
जी इसका कल कल और परसों जो है ये ग्रैंड फिनाले होने वाला है, ये जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ये नवंबर 2016 में नई दिल्ली में स्टार्ट कर दिया गया था और इसका अभी कल कल और परसों मतलब 1 और 2 अप्रैल 2017 को इसका फिनाले होने वाला है, जो होगा 26 डिफरेंट सेंटर जो है इसके वहाँ पे साइमल्टेनियसली इसको कंडक्ट किया जाएगा। ये जैसे कि हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है और इनकी सहायता कौन कर रहा है, तो आईसीएमआर, ये कौन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका प्रीमियम पार्टनर है। ठीक है, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, तो टू हार्नेस द क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ स्टूडेंट को क्रिएटिविटी देने के लिए, बिल्ड द फनल फॉर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कैंपेन एंड क्राउड सोर्स सॉल्यूशन फॉर इंप्रूविंग द गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड साथ ही साथ एंड extend the gives opportunity to citizen to provide innovative solutions to India's daunting problem। ठीक है, मतलब हमारी जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लोगों से ही जितना आ सके उतना देखने के लिए, मतलब लोगों से मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से अगर आप पा सके तो इसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था 2016 नवंबर 2016 में एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। एचआरडी मिनिस्ट्री, ओके, ये याद रखना है, एचआरडी मिनिस्ट्री। एंड ये जो है ना वो एक ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन इनोवेशन मॉडल कहलाया जा सकता है, जिसे बाकी दुनिया के देश जो है वो रेप्लिकेट करेंगे। जी इसको हमने कहा कि एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन इसमें और कौन कौन इनका साथ दे रहे हैं, तो AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नेक्स्ट इज इन कोलैबोरेशन विथ I4C, MyGov, persistent systems, NASSCOM एंड रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, ये सब मिलके जो है वो इस यूनिक इनिशिएटिव को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग द फैक्ट्स अबाउट ICMR जो हमने अभी देखा था एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ICMR के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज ICMR, द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, coordination and promotion of biomedical research, is one of the oldest, largest medical research body in the world। ठीक है, मतलब ये एपेक्स बॉडी है और ये किसके लिए काम करती है, तो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, और ये एक दुनिया की ओल्डेस्ट बॉडी में से है जो रिसर्च करती है बायोमेडिकल सेक्शन में। ठीक है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड लास्ट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द काउंसिल इज प्रेसिडेड ओवर बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। मतलब इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके हेड कौन है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ये ऑप्शन है हमारे, सॉरी, तो इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। इसके सभी स्टेटमेंट सही है। ये एपेक्स बॉडी है जो बायोमेडिकल रिसर्च में काम करती है और साथ ही साथ ये बहुत ही पुरानी बॉडी है, मतलब कुछ 1911 में स्टार्ट कर दी गई थी ये, 1911। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है और यूनियन मिनिस्टर जो है इसकी गवर्निंग बॉडी को हेड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके कुछ 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो पूरे हमारे देश भर में काम करते हैं, और ये किस टॉपिक्स पे काम करती है, तो जो सभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है ना, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, डायरिया डिसीज, साथ ही साथ वायरल डिसीज इंक्लूडिंग एड्स, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, मेडिकल स्टैटिस्टिक एक्सेट्रा, इतने सभी बातों पे मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी कोई एस्पेक्ट हो इसमें ये काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 1911 में स्टार्ट कर दी गई थी, तब उसका नाम अलग था, और 1949 में इसका नाम ICMR रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और बाकी तो कुछ हमारे लिए इसके मतलब ये हेड कौन है वगैरह ये तो UPSC नहीं पूछती, चाहिए तो आप देख सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो SEZ जो है हमारे, इसके बारे में अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द SEZ इज एन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज जो है आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब SEZ में और जो हमारा मतलब देश में बिजनेस एंड ट्रेड लॉज जो है वो अलग अलग होते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज SEZs आर लोकेटेड विद इन द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स। तो ये हमारी जो बॉर्डर्स है उसी में लोकेट किए जाते हैं, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट कौन सा ये हमें बताना है, 1 एंड 2 एंड नन। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब ये जी हमारे
मतलब इनके जो SEZ के लिए जो नॉर्म्स है ट्रेड और बिजनेस के जो लॉज है वो और हमारे देश के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि ये जो है नेशनल बॉर्डर्स में ही पाए जाते हैं। सो दोनों करेक्ट होने की वजह से इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर है डी। ठीक है। इसके बारे में एक न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट अभी ना कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था कि उन्हें 8 आईटी जोन्स जो है वो SEZ के प्रोजेक्ट के अंडर लाने थे। लेकिन जो 19 मेंबर बोर्ड ऑफ अप्रूवल कमिटी जो है जो डील करती है SEZ रिलेटेड मैटर्स के साथ, उन्होंने इस जो उन्होंने इसकी कर्नाटका की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है और अप्रूवल जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसका जो है बोर्ड ऑफ अप्रूवल ये किसके द्वारा हेड किया गया था, तो सेक्रेटरी रीना तियोतिया। ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये एक 19 मेंबर जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है ये SEZ के बारे में डिसाइड करता है। और साथ ही साथ SEZ की इसलिए बनाए गए थे टू प्रमोट द ओवरसीज कैंपेन एंड साथ ही साथ इट ऑल्सो इंक्लूड्स टू इंक्रीज ट्रेड, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और SEZ जो है ना वो हमारे लगभग 33% जो हमारी देश का एक्सपोर्ट है उसमें काम करते हैं। मतलब 33% इतना बहुत बड़ी अमाउंट में इस एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। और सबसे ज़्यादा जो SEZ जो है हमारे देश के वो कहाँ पाए जाते हैं, तो फर्स्ट इज तमिलनाडु, देन कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ठीक है। इन चार जो हमारे स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा SEZ पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द उड़ान फोकसेस मेनली ऑन, उड़ान स्कीम जो है उसका फोकस मेन क्या है, तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट विथ स्पेशल फोकस ऑन रीजनल मार्केट। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट पे ध्यान देता है, साथ ही साथ नेशनल मार्केट, और इसका मेन फोकस जो है वो रीजनल मार्केट पे है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रीजनल एंड नेशनल मार्केट, सी इज नेशनल मार्केट ओनली एंड लास्ट इज रीजनल मार्केट ओनली। ठीक है। तो उड़ान जो स्कीम है वो, हाँ, अगर आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ऐसा इसका मतलब मेन नाम भी था, RCS। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मतलब ये कहाँ पे फोकस कर रहा है, तो रीजनल मार्केट पे ही मेनली ये फोकस करता है। ठीक है। ये याद रखना है। तो ये देखिए इसका आंसर है डी, रीजनल मार्केट। ये अभी जो मतलब लगभग उड़ान स्कीम को डिक्लेयर किए कुछ देर हो गई है, लेकिन अभी इसमें जो ये 5 जो कंपनीज है ना इनको पर लाइसेंस मिल गया है, दैट इज राइट, मिल गया है कि ये उड़ान स्कीम के अंडर लो कॉस्ट एयरलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। कौन कौन सी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। स्पाइस जेट, एयर इंडिया और इसकी सब्सिडरी, देन टर्बो मेगा एयरवेज, एयर डेक्कन एंड एयर ओडिशा एविएशन। मतलब ये जो अभी 5 कंपनी है ये देश में 2,500 रुपये में अपना जो फ्लाइट्स है वो दे सकती है। मतलब अगर 1 घंटे की फ्लाइट हो तो फ्लाइट के लिए 1 घंटा 2,500 में, अगर हेलीकॉप्टर हो तो आधे घंटे के लिए 2,500 रुपये, ऐसा इसकी स्लैब जो है वो डिसाइड कर दी गई थी। ठीक है। तो RCH रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान। ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के जो प्रकार है उसमें से एक है EPFO। तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। So first is the EPFO's Central Board of Trustee decided to extend the social security benefits to unorganized workers। मतलब अब EPFO में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है उनको भी इंक्लूड करने का प्रावधान बनाया गया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द EPFO कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि ऐसे मतलब कल ही ये आज ही न्यूज़ है कि जो हमारा EPFO जो है उसको एक्सटेंड किया जाए टू अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स है, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स है उनको भी ये एक्सटेंड किया जाए, ऐसी न्यूज़ आई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि EPFO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वही करेक्ट है यहाँ पे। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। सोशल सिक्योरिटी कवर फॉर स्कीम वर्कर सून, तो ये EPFO ने जारी किया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जो 61 लाख हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको भी इस वजह से फ़ायदा हो सकता है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड किए जाएंगे, तो जो वॉलंटियर्स हैं ना वेरियस स्कीम्स के, दैट इज़ आंगनवाड़ी स्कीम, आशा, मिड डे मील के लिए जो वर्कर्स काम करते हैं, ये भी EPFO के दायरे में आ सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन। रिसेंटली VPM 1002 वॉज इन न्यूज़, वॉट इज इट इज़ रिलेटेड टू। तो ये क्या है और ये किससे रिलेट काम करता है ये हमें पूछा गया है। सो फर्स्ट इज ए है
मलेरिया के रिलेटेड है ये VPM 1002। नेक्स्ट इज डेंगू, सी इज TB एंड लास्ट इज जीका। और इसका जो आंसर है दैट इज ये VPM 1002 जो है वो है TB के रिलेटेड, ठीक है। ये न्यूज़ थी, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन व्हाट इज। तो इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो मार्क्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है जो है बर्लिन में, इनके द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें ना जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोबैक्टीरियम है, ऐसे बोविस बैक्टीरिया। और इनका मतलब इनका एडवांटेज क्या है, तो है ना ये जीन जो है ये सेल को इम्यून कर देते हैं। और जो TB बैक्टीरिया है इसका पहचानना, मतलब हमारे सेल्स जो है इसको इजीली पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर TB बैक्टीरिया है। और उस वजह से ना मतलब अगर कोई पहचान सकता है इजीली तो वो इम्यून भी हो सकते हैं और मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं हमारे सेल टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो ये इसमें ना इनबिल्ट ही ऐसा जीन बनाया गया है उन्होंने कि ये हमारे जो सेल है ये इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मतलब क्या कि रिस्ट्रिक्ट कर सके, ऐसा ही है। VPM 1002 is intended to replace the current BCG vaccine and it will be administered to young children to protect them from अगेंस्ट TB, ठीक है। मतलब ये अभी जो है ना BCG वैक्सीन इसको रिप्लेस करेगा PVM 1002। और इनको सबसे पहले कहाँ पे, तो यंग चिल्ड्रन जो है हमारे उन पे TB से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। एंड द वैक्सीन कैंडिडेट हैज़ बीन लाइसेंस टू, ये किसको लाइसेंस दिया गया है, तो ये इंडिया में किसको दिया गया है सब लाइसेंस, तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। सीरम जो पुणे की इंस्टीट्यूट है सीरम, इसको इसका सब लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following article from the Constitution of India is related to equal pay for equal work? ओके जी, ये यूपीएससी ना ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल रिलेटेड, कि लास्ट टाइम एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि टू अपहेल्ड सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ये कहाँ पे आता है। तो इस ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे, प्रीएम्बल में आता है, DPSP में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, और लास्ट क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये कुछ दिनों से न्यूज़ में भी है, मतलब बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही चर्चा इसके बारे में हो रहा था कि हीरोइंस जो होती है, एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स जो होती है उनको इक्वल पैसे नहीं मिलते। सो इस वजह से ये हो सकता है कि शायद पूछ लिया जाए। सो हमने ये ऐड कर दिया। तो ये किसके अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमें बताना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो फर्स्ट इज आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 24 एंड आर्टिकल नंबर 47। तो क्या है कि ये जो है ना मतलब बेसिकली प्रीएम्बल हमें अच्छे से याद होना चाहिए, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और उनके आर्टिकल्स कौन कौन से, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कुछ 11 ही है, और डीपीएसपी जो है ना वो उसमें से डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें अच्छे से देखना है। और मतलब आर्टिकल्स इतना ज़्यादा पता भी ना हो डायरेक्टली तो भी एक हमें रफ आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ठीक है ऐसा। तो इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 39। ऑलराइट 39 में है ये। और 39 में भी अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो 39 में 39D में है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। तो इसके बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान वो क्या है, तो फर्स्ट जो है दैट इज 39A, इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट shall in particular or direct its policy towards securing citizen that is men and women equally have the right to adequate means of livelihood। मतलब पहले में कहा गया है कि adequate means of livelihood होना चाहिए मेन एंड फीमेल के लिए। नेक्स्ट इज ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एज द बेस्ट सर्व टू कॉमन गुड। देन नेक्स्ट इज सी ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डजंट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन जो है हमारे इकोनॉमिक ऑपरेशन वो अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा सी स्टेटमेंट है। देन डी जो है वो हमारा क्वेश्चन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। एंड ई जो है कि इसमें बच्चों को वगैरह ऐसे मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कि जैसा कि आजकल होता है ना कि कम पैसों पे इनको काम करना पड़ता है, तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसा ई स्टेटमेंट है। तो ये याद रखना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज कम्स इन आर्टिकल 39D। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फर्स्ट इज द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल, मतलब राज्यसभा जो है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता और साथ ही साथ अमेंड भी नहीं कर सकता, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स,
डिमांड फॉर ग्रांट्स पे राज्यसभा वोट नहीं कर सकता। एंड थर्ड इज द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो इसका कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जी पहली बात तो सही है कि राज्यसभा को कुछ पावर नहीं होता कि वो मनी बिल के लिए कुछ रिजेक्ट कर सके या फिर अमेंड कर सके, लेकिन ये सुझाव भेज सकता है अपने, ठीक है, मनी बिल पे सुझाव भेज सकता है, लेकिन वो भी उन्हें सिर्फ 14 डेज के अंदर ही भेजने होंगे, नहीं तो ऐसे कंसिडर किया जाता है कि राज्यसभा ने इस पर्टिकुलर मनी बिल को पास कर दिया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो भी करेक्ट है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है इस पे कुछ वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना है, वोट नहीं कर सकता। लास्ट क्या है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी अभी तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा ने कल ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्कशन हुआ है और उन्होंने रिकमेंडेशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हमारा बजट, ओके, तो इस पे उन्होंने डिस्कशन किया है और साथ ही साथ 5 रिकमेंडेशंस भेजी थी लोकसभा के लिए, जो लोकसभा ने खारिज कर दी है। और हमारा जो फाइनेंशियल बिल जो है, फाइनेंस बिल 2017, इसको अप्रूवल मिल गया है। सो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। तो कैन नॉट डिस्कस नहीं, ये डिस्कस कर सकता है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2। ऑलराइट, तो ये कैन डिस्कस। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट। और सॉरी कुछ वजह से ना देर हो गई थी, लेकिन कल से फिर हमारे रेगुलर टाइमिंग पे मिलते। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।